अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वाकई हमारे लिए बड़ी स्पेशल मॉर्निंग है क्योंकि एक महीने के बल्कि 5 वीक्स के ब्रेक के बाद वी आर नाउ बैक लाइव राइज एंड शाइन के साथ। मॉर्निंग शो है जिसमें बड़ी सिंपल बातें होती हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर्स को बड़े सिंप्लिसिटी के साथ लेमैन लैंग्वेज में कोशिश होती है कि बात की जाए। अगर मुझे समझ आ जाएगा तो आपको भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि मैं कोई जर्नलिस्ट, कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन न्यूज़, इंटरनेशनल मैटर्स कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इट्स माई पैशन नाउ। तो इसलिए मैं रमज़ान में भी फॉलो अप कर रही थी सारा, और जो हालात चल रहे थे बहुत ही डिस्टर्बिंग और दिल चाह रहा था इसके ऊपर बात करें, लेकिन माशाल्लाह 365 न्यूज़ की बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही डिसेंट और पसंद की जाने वाली रमज़ान ट्रांसमिशन जो हमारी गुजरी वो बहुत कामयाब रही, बहुत ज़बरदस्त थी। और उसके बाद वी आर बैक टू आवर नॉर्मल ट्रांसमिशन जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे लाइव देखेंगे 365 न्यूज़ पे, जो हम दुनिया के मैटर स्पेशली ईरान इज़राइल यूएस वॉर उस पर हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और डिटेल में बात होगी और बहुत आसान लफ्ज़ों में। ज़ुहैब इज़ नॉट विद मी फॉर दिस वीक। जब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ पहली दफ़ा ज़ुहैब ने छुट्टी लिया। मैं तो मल्टीपल टाइम्स जा चुकी हूँ छोटी छोटी ब्रेक्स पे, लेकिन ज़ुहैब फर्स्ट टाइम गए हैं एंड वी गोना मिस हिम। बट आई ट्राई कि जो है ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ जाए, बहुत अच्छी तरह बात हो। और इस वक्त प्रेसिंग मैटर्स ऑब्वियसली द वॉर, और उसके जो असरात हैं वो अब नज़र आ रहे हैं। ये वो जंग है जो अब शॉर्ट होके ख़त्म होने के बजाय अब बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब ये कब तक चलेगी समझ में नहीं आ रहा। और जब हम यूएस की तरफ से उनकी बातें सुनते हैं तो वो तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स और झूठ के साथ बात कर रहे हैं कि एक दिन वो लोग कहते हैं यूएस के जी बस ये ख़त्म होने वाली है वॉर, बस हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है ना इसको ख़त्म कर दें, और उसके बाद फिर ऐसे कुछ बयानबाजियां होती है कि लगता है महीनों चलेगा। फौजें उतार रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, महीना 1.5 महीना, ये वो। तो मतलब क्या प्लान है, चाहता क्या है यूएस? ये वॉर ईरान और इजराइल की थी, अब ईरान और यूएस की बहुत ज़्यादा लगती है जितना उसका पार्ट है, जितना ट्रम्प बोल रहा है, जितना बुरा वो बोल रहा है, जिस तरह की वो धमकियां दे रहा है और जैसे हमले ईरान पे हो रहे हैं। आप यकीन करें ये वो वॉर है जिसमें लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की जो वायलेशंस हो रही हैं ना, देखने वाली हैं। कि सारी वो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ थी जो कि आपकी ह्यूमन राइट्स और फलां इसकी बात करती थी, कोई भी किसी किस्म का लॉ जो है ना उसका तो ख्याल रखा ही नहीं जा रहा। जंग का असूल है कि आप स्कूलों को, मदरसों को, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं निशाना बनाएंगे, ऑयल रिजर्व्स को या वाटर रिजर्वॉयर्स को निशाना नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, कैंप्स को नहीं निशाना बनाएंगे, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को निशाना नहीं बनाएंगे। और इसके बिल्कुल ही उलट हो रहा है इस जंग में। इजराइल इज मेकिंग श्योर कि इन्हीं टारगेट्स, यही जो है इनके टारगेट्स और यही बमबारी की जाए। शर्मनाक बात है, रहती दुनिया तक याद रखेंगे सब कि इजराइल और यूएस ने कितनी फजूल जो है उन्होंने अपनी बगैर किसी रीज़न के एक बेतुकी जंग छेड़ी जिसमें पूरी जो दुनिया थी अफेक्ट हुई, कितने जाने गई, कितने मुसलमान शहीद हुए, और कोई वजह नहीं थी इसके पीछे, कोई भी वजह नहीं थी। तो इट्स वेरी सैड। और ये वायलेशंस का होना और किसी का इस पे एक्शन ना लेना, ये भी कमाल बात है। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि अब 90 लाख लोग यूएस सिटीजन्स सड़कों पे निकल आए हैं, और ये बहुत बड़ी पावर है। शायद ये लोग ही हैं जो रोक सकते हैं। ट्रंप को गिराएंगे, इजराइल कमज़ोर होगा और फिर शायद दुनिया में पीस आ जाए। तो इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर डिस्कशन हो, इस पर बात करें प्लीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाखबर हों कि मामलात क्या चल रहे हैं। अब आप ये देखिए, क्यूबा, थाईलैंड, फ्यूल के रिजर्व्स नहीं है, ब्लैकआउट शुरू हो रहे हैं वहाँ, शटडाउन हो रहा है सिस्टम। ये किस किस मुल्क तक आएगा नहीं पता। सारी दुनिया इस जंग की लपेट में आ चुकी है। तो अभी हम और भी हमने आज बात करनी है। वैसे डॉक्टर फजीला अब्बासी, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, हालांकि उनको ज़्यादा सिर्फ टिकटॉकर के तौर पे लोग मतलब अनाउंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टिकटॉक तो उन्होंने बाद में शुरू की, बहुत जानी मानी डॉक्टर हैं वो, बहुत मॉर्निंग शोज़ में आई हैं।
और उनके ऊपर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 25 अरब का जो है फिगर बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। अनबिलीवेबल। और अब पता लगना और अब ये केस का शुरू होना, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे PSL मैचेस, वो कैसे चल रहे हैं, आगे क्या जो है ऑडियंस और ये जो स्पेक्टेटर्स हैं आपके आके मैचेस देखेंगे, हम जा सकेंगे स्टेडियम्स में या नहीं, उस पर बात होगी। फिर दैन द ईद मूवीज़, ईद पे एक नहीं 2 मूवीज़ जो है रिलीज़ हुई हैं, बुल्ला एंड आग लगी बस्ती में। तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, बॉक्स ऑफिस पे लोगों ने पसंद किया, बिजनेस आया नहीं आया, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे, मूवीज़ का रिव्यू होगा ऑन राइज एंड शाइन। अभी विल बिगेन विद ऑब्वियसली द वॉर। और राशिद नकवी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, रिनाउंड, एंड ही इज़ इन ईरान, और वहाँ से हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जी राशिद साहब, ज़रा थोड़े से हालात बताइएगा इस वक्त प्रेजेंटली ईरान में क्या चल रहा है, जो हम खबरें सुनते हैं, क्योंकि वहाँ तो इंटरनेट का भी बहुत मसला है, बहुत सारी वीडियोस इंफॉर्मेशन नहीं दुनिया तक पहुँच रही हैं। इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, काश आप जंग के अलावा किसी दिन आप मॉर्निंग शो में या अपने किसी प्रोग्राम में मुझे दावत देती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तेहरान और ईरान की खूबसूरत बातें करते हुए, तेहरान का खूबसूरत शहर, और बिलखसूस ये जो अय्याम हैं, यहाँ पे नौरोज़ मनाया जाता है, बहार अपने जोबन पे होती है। इस वक्त भी मेरे अपनी खिड़की से मुझे जो घर के सेन में दरख्त नजर आ रहे हैं, उनके कोंपलें फूट रही हैं। बाद फलदार दरख्त यहाँ पे घरों में होते हैं, मसलन आड़ू का दरख्त, आलू बुखारे का दरख्त, सेब के दरख्त। अब इन सब के ना फूल हैं, सफेद सफेद से फूल मुझे नजर आते हैं। लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ और खबरें देखता हूँ और मीडिया में देखता हूँ और जंगी तैयारों की आवाजें सुनता हूँ, और साथ साथ जब ड्रोन्स के एक अजीब धमाकों की आवाजें आती हैं, तो ये बहार मुझे खून में नहाई हुई नजर आ रही है इस वक्त। और अफसोस होता है, यानी ये कहते हुए कि एक ऐसे शख्स, बल्कि एक जो तो अब तो वो खुद उनके अपना मीडिया भी यही कह रहा है कि एक नरगसियत पसंद, एक पागल शख्स पूरी दुनिया पे जो है वो उसने जंग को मुसल्लत कर दिया है। उधर से एक जंग पसंद, एक वहशी किस्म का इजरायली प्राइम मिनिस्टर वो इसके साथ मिला हुआ है। तो एक पागल और एक जनूनी दो मिल के उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया को एक अजीब मुश्किल में दो चार कर दिया। तेहरान, ईरान, मैं इस वक्त तेहरान में बैठा हूँ, जैसे मैंने कहा है कि मैं इस वक्त बाहर का नुहा पढ़ रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं ईरानी अवाम से बात करता हूँ, ईरानी अवाम से जब कोई जंग की बातें करता हूँ, तो ऐसे लगता है कि वहाँ तो रजखानी है, वहाँ पे तो लोग जोशो जज्बे में मुब्तला है और हर रोज मुख्तलिफ तरीकों से अपने जोशो जज्बे का इजहार कर रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2 दफा हमें मुज़ाकरात के दरमियान जहरियत का निशाना बनाया गया है। ये कहाँ की इंसानियत है कि आप मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं और फिर उसके बाद आप ऐन मुज़ाकरात के दौरान हमले कर देते हैं। अवाम का मोराल अप है जी, जो आपने बात की है। ईरान के अंदर इस वक्त तेहरान का मैं ऐनी शाहिद हूँ, अवाम अपने जोश व जज्बे के साथ मैदान में मौजूद है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अवाम के लिए नहीं है, यानी न खाने पीने की चीजों की कमी है, न कोई बिजली का मसला है, न कोई गैस का मसला है, न कोई पानी का मसला है। इस वक्त तक, आज तक इट्स इनक्रेडिबल राशिद साहब, कैसे सिस्टम चल रहा है वहाँ। बमबारी हो रही है, इतने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं और माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ईरान का जितना बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, बड़ा डिसेंट्रलाइज है, वो किसी एक जगह से नहीं होता। आप इसको आप मोहल्लों के हद तक लेके आ गए हैं इन्होंने। और दूसरी तरह इनका तकरीबन जितना इन्होंने, एक तो ये है कि जब ये 12 रोजा जंग हुई थी जून में, उसके बाद उन्होंने एक प्लान किया था और उस ओपनली यहाँ के मीडिया में ये चीजें आ रही थी और पब्लिक के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये चीजें कह दी थी कि एक बड़ी जंग की तैयारी करें, जंग करीब है, आप पे जंग मुसल्लत होने वाली है। तो उस वक्त से लेके इन्होंने चंद महीनों के अंदर जो है ना भरपूर तैयारी की है। अपना जितने रिजर्व्स हैं, चाहे वो फराक के उन्वान से हों, चाहे अपने एनर्जी के उन्वान से हों, हत्ता लोगों को ज़हनी तौर पे, बच्चों को ज़हनी तौर पे इन्होंने तैयार किया था कि एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक महीना जो अभी आज तकरीबन एक महीना हो गया है, तो आवाम के अंदर, सोसाइटी के आम मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में, रोड्स पे, कहीं पे भी आपको इस तरह जंग नजर नहीं आती। जंग अच्छा। होती है जब वो तैयारे आते हैं, धमाके होते हैं, बिल्डिंग गिरी हुई नजर आती है, तो वो महसूस होता है कि जंग में है। लेकिन जो ही वो टाइम पास हो जाता है तो उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे मुझे, कमाल है। जैसे मैंने अपनी अर्ज किया ना कि मुझे बाहर का नोहा पढ़ने को दिल कर रहा है, लेकिन जब मैं ईरानी अवाम से मिलता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं इनको सैल्यूट पेश करूँ और इनका कसीदा पढ़ूं कि पूरी दुनिया से लड़ रहे देखिए हैं। राशिद तो साहब, कितनी कमाल बात है कि इस जंग में ईरान के लोग अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और वहाँ यूएस में वहाँ की आवाम सड़कों पे निकल आई है, प्रोटेस्ट कर रही है अपने लीडर्स के खिलाफ। कितना फर्क है। देखें, वो रजीम चेंज करने के लिए आए थे ना यहाँ पे, और खुद अपनी रजीम चेंज के लाले पड़ गए। अब उनको सूरत हाल इस वक्त की है, ये होता है कि आप किस मकसद को लेके चल रहे हैं। अगर आप अवाम की फलाह बहबूद को लेके चल रहे हैं, आप अच्छे मकासद के लिए, तो अवाम आपका साथ देती है। जब आप उनको आग में, जब आप जंग की मुश्किलात में उनको आप धकेलेंगे, जब आप उनको इक्तिसादी बहरान से मुब्तला करेंगे, जब आप उनको अपना ऐसा भयानक चेहरा बना के पेश करेंगे कि दुनिया की हर कोने से आप पे लानत बरस रही हो, बेशक। तो वो अवाम बाहर निकलेंगे ना। वो अब ट्रम्प की फिर मोहब्बत में तो नहीं करेंगे ना, वो उसको तो फिर गालियां देंगे। वो जो कल मैं अजीब देख रहा था मीडिया के अंदर, जो प्ले कार्ड लोगों ने उठा रखे हैं, उन प्ले कार्ड्स की तहरीरें वो उस मुआशरे की अक्कास हैं, अमरीकी मुआशरे की अक्कास हैं कि अमरीकी मुआशरा इस वक्त ट्रम्प के बारे में क्या सोच रहा है। जी। उधर से नेतन्याहू की भी यही हालत है, वहां पे भी मुजाहरे शुरू हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी महफूज जगह पे बैठे हैं। तो इस जंग में मैं समझता हूँ कि जो भी इस वक्त मजलूम ईरान की हिमायत नहीं करेगा, कल उसके मुल्क के अंदर यही कुछ दोहराया जाएगा कि जो अमेरिका में बिल्कुल। और ये आप बताएं, गल्फ कंट्रीज का जो है इस वक्त उनका कुछ स्टांस, उनकी सपोर्ट कुछ बदली है कुछ, स्पेशली जब ट्रंप ने सऊदीया के किंग MBS के बारे में बहुत फजूल अल्फाज का जो है इस्तेमाल किया है, उसके बाद और वैसे भी जो सब कुछ चल रहा है उसमें गल्फ कंट्रीज क्या कुछ यूनाइट हुई हैं, उनका स्टांस बदला है? देखिए, गल्फ कंट्रीज के अवाम को तो ईरानी अपना भाई समझते हैं, आखिर मुसलमान हैं, हमसाए हैं, एक दूसरे के, एक तारीख है एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे के लिए बड़ा एहतराम है। अवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल लीडरशिप के अंदर वहां में जो खामियां हैं, उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने ये हाथी पाला था, ये जो व्हाइट एलिफेंट, और इनको जो इन्होंने अमरीकी अड्डे दिए थे, और ये जो सब कुछ फौजी जरूरियात उनकी पूरी कर रहे हैं, तो वो तो अपना दिफा नहीं कर सके। गल्फ कंट्रीज के का क्या दिफा करेंगे, अवाम का क्या दिफा करेंगे? तो ये एक वहां पे अवामी रिएक्शन भी आ रहा है, और किसी हद तक हुकूमतों के अंदर भी, हुक्काम के अंदर भी, कि हम इतनी बड़ी हमने इन्वेस्टमेंट की है, इतने फौजी अड्डे बना के दिए हैं, क्या हर फायदा तरह की सहूलत दी है, तो इनका हमें क्या फायदा? ये तो खुद हमारे लिए एक मुसीबत बन गए, ये तो खुद हमारी तबाही का बायस बन रहे हैं। आप दुबई को देखें, जिसको एक इन्वेस्टमेंट का हब समझा जाता है, अब वहां से सरमाया जा रहा है, वहां पे जो सिलसिले अब आइंदा इतना तारीख मंजर है कि जो हम गल्फ कंट्रीज के अंदर, बिलखसूस दुबई और इनमें देखेंगे कि कहाँ जाएंगे ये इन्वेस्टर तो पैसा कमाने के लिए आता है। उसको जब पता चलेगा कि यहाँ पे अब ये अमरीकी अड्डे बन गए हैं, अमरीकियों ने कल फिर कुछ करना है, उसका जवाब भी आएगा। ईरान भी बड़े वाज़ेह अंदाज से, उसने पहले जंग से पहले इन तमाम ममालिक को इन्फॉर्म किया था, मुतनब्बे किया था, भाई नहीं करना अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल, जहां से इस्तेमाल होगी उसका जवाब दिया जाएगा। अगर अमरीकी अड्डों से हमले होंगे तो उनको भी निशाना बनाया जाएगा, और अगर ये अमरीकी बड़े फौजी अगर होटलों में रहेंगे, उन होटलों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान ने ओपनली कह दिया था। नहीं, और ईरान बड़े प्रिसिजन के साथ अब वो जो है माशाल्लाह जो वो अटैक कर रहे हैं बड़े प्रिसिजन के साथ, और वो रोक भी नहीं पा रहे। इसराइल का डिफेंस सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है। राशिद साहब, ये बताइएगा, ये जो रिकन्सिलिएशन के जो अब एफर्ट्स हो रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज होस्टिंग दिस, जिसमें इजिप्ट के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, आपको लग रहा है कितने यूजफुल हैं ये जो सेशंस होंगे, और ये कहाँ तक जा सकते हैं, और कितना इससे प्रेशर पड़ेगा और जंग रोकने में आसानी होगी? देखिए, देखना ये है कि ईरान तो बहरहाल डिप्लोमेसी को, सफारतकारी को हमेशा उसने तरजीह दी है। माजी में तो उसने हमेशा हर जगह पे मुज़ाकरात में बैठा है और अपने लॉजिक के साथ बैठा है। अब भी यहाँ के अवाम के अंदर भी और हुकाम के अंदर भी
पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है, और इसी तरह तुर्किया और मिस्र और इन ममालिक और तुर्किया को बहरहाल लेकिन देखना यह है कि इन ममालिक का वेटेज कितना है। आया ये ट्रंप और नेतन्याहू के मुकाबले में अपने मौके पे कायम रह सकते हैं या नहीं, यानी इनकी गारंटी कितनी होगी। आप मुज़ाकरात की टेबल पे तो बिठा देंगे, फर्ज करें ईरान भी तैयार हो जाए, लेकिन अगर वहां पे कोई मुआहिदा तय पाता है तो उस मुआहिदे पे अमल दरामद का कौन गारंटर होगा? बिल्कुल। अगर तो इसके अंदर कुछ और ताकतों को ये शामिल कर लेता है, पाकिस्तान बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त बड़ा की रोल प्ले कर रहा है, उसको अगर इसको किसी कामयाबी तक लेके जाना है तो ये तीन ममालिक कुछ नहीं है। ये ट्रंप की एक, जिसे कहते हैं ना, वो धमकी के सामने लेट जाएंगे। इनकी जो वैल्यू है माजी में वो बहुत इतनी कोई शानदार नहीं है। हमें हालांकि ख्वाहिश तो हमारी ये कि काश हमारे इस्लामी ममालिक इतने पावरफुल हो, हमारे पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ हो इतना पावरफुल हो कि जब वो बात करे तो उसके सामने कोई जो है चू ना कर सके। लेकिन हकायक ग्राउंड रियलिटीज तो हमारे सामने है ना, जो कुछ भी है। तो इनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोशिश करनी चाहिए, चाइना, रशिया, GCC, OIC, एक बड़ी सारी कुव्वतों को इकट्ठा करके फिर एक बड़ी गारंटर बने, और तो फिर इसके मुज़ाकरात के फायदे होंगे। वरना तो फिर वही होगा, दोबारा मुज़ाकरात होंगे और फिर एक थोड़ा सा वक्फा आएगा और फिर अमेरिका और इसराइल ने और फिर इस पागल ने और उस जनूनी ने दोबारा हमला कर दिया। बिल्कुल नार्सिसिस्ट जुनूनी लोगों का क्या इलाज करें? अच्छा, ये राशिद साहब ये बताएं कि ये जो रीट्वीट किया ट्रंप ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट को कि 20 ऑयल वेसल्स जो हैं उनको ईरान अलाउ करेगा पाकिस्तानी ऑयल वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने के लिए, इसको इस स्टेटमेंट को रीट्वीट करना ट्रंप की तरफ से, इसका क्या मतलब है? देखिए, ट्रंप की बातों पे, ट्रंप के दावों पे, ट्रंप के ट्वीट पे मैं तो समझता हूँ कि तबसरा करना ही फजूल है। बट व्हाई वुड ही डू दैट? क्या मकसद, क्या तंज है, तारीफ है, खुशी है, गुस्सा है, क्या ट्रंप फील कर रहा है इस बात पे? देखिए, वो हमेशा जो है ना, उसका जो स्टाइल है वो ताजिर है, ताजिर पेशा शख्स है। वो मुख्तलिफ अंदाज है उसके, वो अपने मामले तक, अपने हदफ तक पहुंचने के लिए पैंतरे बदल बदल के आता है। कभी ब्लफ करता है, कभी थ्रेट करता है, कभी स्टिक, कभी कैरेट। तो ये इस तरह की बातें हैं, उस पर अब क्या तबसरा किया जाए। ट्वीट पे वो एकदम एक ही गुफ्तगू में बिन सलमान को इतना घटिया उसको खिताब कर रहा है, इस अंदाज से बोल रहा है और उसी में उसकी तारीफ भी कर रहा है। तो ये इस शख्स पे क्या एतमाद किया जाए? अफसोस तो अमरीकी अवाम पे मुझे हो रहा है कि उसने कैसे शख्स को, जिसके बारे में किताबें लिखी जा चुकी हैं कि ये शख्स नफ्सियाती मरीज है, और इतना अरसा लग रहा है इसको हटाने में, क्लिंटन को दिनों में फारिग किया था उन्होंने, और ये यहाँ इतने एप्स्टीन फाइल्स हो गई, ये क्राइम्स हो गए, वॉर क्राइम्स हो गए, इतने महीने लग रहे हैं इसको हटाने में। ये भी हैरत की बात है। ये एक अजाब है कि जो इस वक्त इंसानियत पे नाजिल हुआ है। हमें खुदावंद आलम से तौबा करनी चाहिए कि खुदावंद आलम इस अजाब से इस इंसानियत को निजात। बेशक जी, बहुत शुक्रिया राशिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, कितना आपने डिटेल में जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। मूविंग फॉरवर्ड, क्या बात करें, इतनी तकलीफदेह बातें हैं। एक ऐसा शख्स बैठा फैसले कर रहा है ट्रंप, जो कि छोटे बच्चों का कातिल है। एप्स्टीन फाइल्स क्या बताता है शख्स के बारे में, और फिर भी वो वहाँ मौजूद है। नेतन्याहू वहाँ मौजूद है। अभी तक ये लोग हटे क्यों नहीं? पब्लिक बाहर आ गई है। वैसे अब मामलात बदलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स है ऐसे नार्सिसिस्ट लीडर्स के अगेंस्ट जब उनकी आवाम सड़कों पे आ जाए। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे और उसके बाद फिर हंगामे होंगे। फिर क्या होगा? फैसला लेना ही पड़ेगा, इनको हटाना ही पड़ेगा। सारी दुनिया का अमन एक तरफ और ये दो खतरनाक किंग्स जो बने हुए दुनिया के, ये एक तरफ। लेकिन माशाल्लाह लायन तो ईरान है भाई, शेर है। क्या क्या उन्होंने अपनी दिखाई है फोर्स, स्ट्रेंथ, यूनिटी। और माशाल्लाह पाकिस्तान जो उनके साथ खड़ा है, और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का एक एक शहरी, एक एक बच्चा, औरत, बुजुर्ग, मर्द, एवरीबडी स्टैंड्स विद ईरान। और हमारी फॉरेन पॉलिसी की दुनिया भर में तारीफ़ की जा रही है, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी साख, जो कि बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी है। और कुछ लोगों को बुरी भी लग रही है, इंडिया में बहुत आग लग रही है, कोई उनका टीवी चैनल न्यूज़ का कोई शो नहीं जहाँ हमारी बात ना हो रही हो। और अब मज़े की बात यह है कि जिनको भी बुलाते हैं डिस्कशन के लिए, वो उल्टा
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ही बुरा कह रहे हैं बड़े सख्त अल्फाज में। कि वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ता है, जीतता है, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। ब्रेक लेते हैं, कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। मैं हूं नादिया खान, हमारा मॉर्निंग शो है। और अभी हम ब्रेक के बाद अब जो हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल केस के बारे में, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे आप कुछ भी देख रहे हो तो ये खबर आपके सामने आ जाती है। डॉक्टर फजीला अब्बासी का केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस, और बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए गए हैं अगेंस्ट डॉक्टर फजीला। डॉक्टर फजीला हैं कौन? ये बहुत बड़ा नाम है और अरसे से हम इनको टीवी पे देख रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ में और सोशल मीडिया पे। बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, और शोज़ में आपने इनको मॉर्निंग शोज़ में देखा होगा, जब बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ चला करते थे, रेगुलरली शोज़ पे आती थीं, मशवरे देती थीं और अपनी पर्सनालिटी और अपनी ट्रीटमेंट्स की वजह से बहुत मशहूर। अब इनके ऊपर एलिगेशंस हैं और बहुत सीरियस किस्म, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग, अनरजिस्टर्ड क्लिनिक, 22 बैंक सस्पिशियस बैंक ट्रांजैक्शंस, 25 अरब। मैं कहती हूँ कि अमीर इंसान भी हो तो ज़िंदगी में 1 अरब भी उसका देखना और उससे डील करना पूरी ज़िंदगी अनबिलीवेबल सी बात लगती है। बहुत बड़ी रकम है। अगर 1 अरब की भी बात करें, यहाँ 25 अरब की बात हो रही है कि इतने पैसे मूव किए इनके अकाउंट से। क्या मामला है, डिटेल में पूछते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हैं महविश कमास, जो कि खुद जाती भी रही हैं, कोर्ट्स में होती हैं, जो पहली हियरिंग हुई वहाँ भी मौजूद थी, और सदाम मंगत जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे भी हम पूछेंगे स्पेशली अबाउट दिस केस, कि ये केस एग्जैक्टली किसने रजिस्टर किए और ये क्या केसेस हैं और इनकी सिवेरिटी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सदाम एंड महविश, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी सदाम, मैं आपसे शुरू करूंगी कि ये केसेस क्या हैं। देखिए जी, ये 2 मुकदमात FIA की जानिब से दर्ज किए गए हैं। दोनों अलग अलग दिन में जो है वो दर्ज हुए हैं। एक तो जो मुकदमा है वो AML में दर्ज किया गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का वो मुकदमा है। अगर उस मुकदमे की हम थोड़ी सी बात करें तो उसमें जो FIA की तहकीकात है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, जो FIA के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जो उनकी तहकीकात हैं, जो उन्होंने अदालत को भी बताया है और जो उन्होंने अपनी कंक्रीट रिपोर्ट जो बनाई है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जो 25 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं, ये सिर्फ डॉक्टर फजीला अब्बासी के अकाउंट्स नहीं थे। ये जो है इसमें डॉक्टर फजीला अब्बासी के वालिद और इनके जो अदाकार भाई हैं वो भी मुबैना तौर पर मुलव्वस थे, क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट थे। ये अकेले डॉक्टर फजीला अब्बासी के अकाउंट नहीं थे। फजीला अब्बासी ने वालदा और हमजा अब्बासी के जॉइंट अकाउंट से जो है वो मुबैना तौर पर ट्रांजैक्शंस की हैं। FIA की ये तहकीकात है। इसके अलावा FIA की तहकीकात में ये भी सामने आया कि लाखों डॉलर और दिरहम जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किए गए। और इसमें सबसे बड़ा जो चौंका देने वाली बात ये थी कि जब ये लाखों डॉलर दिरहम जो है वो बाहर बैरून मुल्क ट्रांसफर किए गए, FDR को बिल्कुल इस हवाले से पता भी नहीं चला। और इसी तरह ये भी तहकीकात में बताया कि FIA ने कि सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स के जो रिटर्न्स है वो जमा करवाए गए हैं, जबकि इनमें भी जो टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं जो 3 बैंक अकाउंट्स के, उनमें भी जो है वो बहुत सारी बेज़ाब्तियां निकली है। फजीला अब्बासी को लाखों डॉलर की तफसीलात या दस्तावेजात सबूत फराहम करने का जो FIA की जानिब से कहा गया था, वो जो उन्होंने अपनी तरफ से एक जवाब जमा करवाया है, उसमें भी FIA की जानिब से कहा गया है कि वो कोई अच्छा जवाब नहीं है। वो कोई वजाहत जो डॉक्टर फजीला अब्बासी की जानिब से FIA को दी गई है वो काबिल तस्लीम नहीं है। और FIA ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये भी कहा है कि टैक्स गोशवारों में रकम जाहिर ना करने की वजह से जो डॉक्टर फजीला अब्बासी का जो मौक़िफ़ है वो कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल है।
और जो दूसरा मुकदमा है वो एंटी करप्शन सर्कल की जानब से दर्ज किया गया है डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ। उस मुकदमे में अगर हम बात करें तो F8 में इनका एक मेडिकल प्रैक्टिस सेंटर था, उस पर FIA की टीम की जानब से छापा मारा गया और उसमें ये इंकशाफात सामने आए हैं कि जो क्लिनिक था डॉक्टर फजीला अब्बासी का, वहां पर गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी जो अद्वियात हैं वो बरामद की गई हैं। क्लिनिक पर हेल्थ केयर कवानीन की जो खिलाफवर्जी है, जो CDA कवानीन की खिलाफवर्जी है वो की जा रही थी। डॉक्टर फजीला की रहायशी इलाके में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां भी जारी थी, ये भी उस मुकदमे में जो है वो बताया गया FIA की जानब से। मजीद भी कहा गया है कि छापे से कबल क्लिनिक के अंदर जो है वो अहम तरीन शवाहिद जो है वो जाया करने की कोशिश की गई है, जिसमें डॉक्टर फजीला अब्बासी और इनका जो मेडिकल का जो वहां पर अमला है उनको जिम्मेदार करार दिया गया है। इसी के साथ साथ जो अगर हम बात करें तो डॉक्टर फजीला के क्लिनिक से 22 बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें से 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद की मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई। ये वो बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें 2 अरब 50 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की गई, जो इस मेडिकल जो सेंटर जो था इसके नाम पे जो अकाउंट थे। ये सिर्फ मेडिकल सेंटर की बात है, वैसे तो 25 अरब की बात हो रही है जी। मजमूई तौर पर ये 25 अरब रुपया बनता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 अरब 50 करोड़ रुपया, ये इस 25 अरब में भी शामिल है, लेकिन इसकी जो ट्रांजैक्शनें हैं वो जो मेडिकल सेंटर के जो अकाउंट्स थे उनके जरिए जो है वो की गई हैं, और ये तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो मशकूक थी। और इसके अलावा जो जाहिर शुदा आमदनी है जो FIA को डॉक्टर फजीला अब्बासी ने अपनी आमदनी जाहिर की है, उसमें बड़ा फर्क है, क्योंकि माहाना आमदनी जो है वो 4 से 6 लाख रुपए जो है वो शो की गई है। लेकिन FIA का ये मौकफ है कि चूंकि 4 से 6 लाख रुपए आमदनी जो है वो शो की गई है, और जबकि 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शनें हुई हैं, तो ये जो असासे है जो आमदनी है ये दोनों जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। ये भी FIA का मौकफ है। अच्छा, फिर FIA ने कुछ और भी चीजें जो है वो क्लियर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर फजीला के अपने और जॉइंट अकाउंट जो है वो दुबई इस्लामिक बैंक में है, MCB में है, UBL में है, JS बैंक में जो है वो मौजूद है। इन तमाम बैंकों से ये ट्रांजैक्शन जो है वो की गई हैं। डॉक्टर फजीला ने डॉलर और दिरहम में बड़े पैमाने पर, खास तौर पर ये बात मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं ये रुपए में नहीं हुई, ये डॉलर और दिरहम में बड़े पैमाने पर जो है वो ट्रांजैक्शनें की गई हैं। तमाम बैंक अकाउंट्स में गैर कानूनी रकम, तो मतलब ये जो पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तान में जो पैसे थे यहाँ से दूसरे ममालिक में गए हैं, डॉलर्स में और दिरहम्स में ये कन्वर्ट होके ये मुल्क से बाहर गए, दूसरे ममालिक में गए। इसीलिए FIA को 2 मुकदमा दर्ज करने पड़े फजीला अब्बासी के खिलाफ। एक वो है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि डॉलर्स में और दिरहम में पैसे कन्वर्ट हुए और फिर वो दीगर ममालिक में शिफ्ट हुए, तो वो फिर मुकदमा उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज करना पड़ा। जो क्लिनिक वाला मामला था, क्योंकि क्लिनिक के जो अकाउंट है उससे भी 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है। तो अभी तो किस तरह के कोई क्या वारंट्स निकले हैं, बेल का क्या होगा, केस किस तरफ जा रहा है, कैसे प्रोसीडिंग्स होगी? एक हियरिंग तो हो चुकी है और अभी मैं भी शायद हमारे साथ है नहीं जी। अच्छा, जो मैं फिर से दोबारा कनेक्ट करते हैं जी। मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि जो AML वाला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला मुकदमा है वो चल रहा है। जो दूसरा मुकदमा है एंटी करप्शन सर्कल वाला, उसके खिलाफ डॉक्टर फजीला अब्बासी कोर्ट में गई थी कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए, जिस पर एक दफा तो कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर की, ठीक है, लेकिन जब FIA ने दोबारा अपील की कि ये मुकदमा खारिज नहीं हो सकता है और इसमें कोई किसी किस्म का जो गैर कानूनी इक़दाम है वो नहीं उठाया गया, तो इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए FIA ने मुकदमा दर्ज किया। फिर FIA की जो अपील थी वो कोर्ट ने मंजूर की, दोनों पर्चों को बहाल किया। एक पर्चा तो वैसे ही बहाल था, एक पर्चे को जो है वो डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो फिर FIA की अपील को जो है वो मंजूर करते हुए दोनों मुकदमा इस वक्त बहाल है। उसके बाद फजीला अब्बासी की जानब से इंटरम बेल लगाई गई थी, लेकिन वो खुद चूंकि बेल पे पेश नहीं हुई तो वो भी खारिज हो चुकी है। अब FIA की कुछ टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं जो इस हवाले से
गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम की जी कोशिश करी। लेकिन सदाम, अभी यहाँ तक थोड़ा सा FIA को- सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। महविश ने ज्वाइन किया हमें, हमारी रिपोर्टर हैं। जी महविश, आप थोड़ा सा कोर्ट का भी हाल बताइए कि हियरिंग में क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले जो है ये 10 मार्च को ये केस आया और ये मामूली सा केस चला था क्योंकि FIA इस तरह के केसेस जो है वो लाते। लेकिन हैरानगी तब हुई जब उन्होंने कहा कि 22 अकाउंट है जिसमें 25 अरब की ट्रांजैक्शन हुई है, तो सबकी तवज्जो जो है वो वहां पर चली गई कि आखिर ये किसका केस है। तो डॉक्टर फजीला अब्बासी, जिस तरह इनका बहुत बड़ा नाम है, आपने खुद भी बताया, इनकी तरफ से इस तरह बड़ा ये ट्रांजैक्शन आना तो यकीनन हैरानकुन है। तो जज ने पहले केस में तो इनको काफी रिलीफ दी। सबसे पहले जो दरख्वास्त इनकी ये आई थी वो ये थी कि इनके जो अकाउंट थे, क्योंकि FIA ने इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर लिए थे, तो इनके दरख्वास्त ये थी कि हमारे अकाउंट जो है इनको डी फ्रीज किया जाए। और जो FIA की तरफ से हम पे काफी सख्ती की जा रही है और काफी तहकीकात जो है वो की जा रही है। तो जज ने पहले जो केस थे उनमें काफी रिलीफ दिया इनको, डॉक्टर फजीला अब्बासी को, और FIA को हुक्म भी दिया कि आपकी जो तहकीकात है आप अपने लिमिट्स से जो है वो बाहर ना जाए, बल्कि अपने लिमिट्स में रहकर अपनी तहकीकात करें, और इनको भी थोड़ी सी आपने रिलीफ देनी है ताकि ये मतलब कोई हालात जो है वो ज्यादा सख्त ना हो इनके लिए। फिर उसके बाद जो है 25 को फिर से उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दी डॉक्टर फजीला अब्बासी के वकील ने कि हमारी जो जमानत है वो उसकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की जाए। लेकिन बात क्योंकि पहले केस में 10 मार्च में भी अदालत ने ये कह दिया था कि आपकी शवाहिद जो है वो मौजूद है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है हुई है या जो हवाला मंडी है वो भी हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करना इसका मतलब यही होता है कि कोई ना कोई जो है वो 2 नंबरी जो है वो की गई है। फिर उसके बाद जो 25 मार्च को अदालत ने फिर से ये केस सुना और 25 मार्च को फैसला आया, और उसमें जो तहरीरी फैसला था उसमें यही था कि जो इनकी दरख्वास्त जमानत है उसको खारिज कर दिया और दूसरे केस में और तहकीकात जो है वो शुरू करने और सख्त करने का जो है वो हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, और कहा गया कि इनके FIA जो है वो अपना काम जो है वो तेज करे। फिर उसके बाद हमने देखा कि FIA की जानिब से जो है वो इनके जो F8 जो क्लिनिक है उस पे गई, उन्होंने छापा मारा और जो वहाँ की चीजें हैं जो है वो इकट्ठे की है। अच्छा, ये अचानक ये महविश अभी देखा जाए कि पूरे 25 में ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एक तो ये हो कैसे गई, क्योंकि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज पैसे, मैं भी अगर भिजवाती हूँ कभी बच्ची के ट्यूशन के लिए सारे कनाडा में, बड़ा मुश्किल सिलसिला है, और वो अकाउंट से ही भेजे जा सकते हैं, अमाउंट्स के ऊपर भी कैप लगी हुई है और अच्छे खासे सवाल जवाब होते हैं। तो ये कैसे, बैंक तो बहुत ही मुश्किल से पैसे भेजता है बाहर, तो ये कैसे इतने पैसे चले गए, हैरत की बात है। और अब इसका ये केस रजिस्टर होना, FIA का अब इस तरफ फोकस होना और इन्वेस्टिगेशन का होना, ये भी जरा बताइए कि अब इस वक्त क्यों, कैसे उनको पता चला? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। छोटी सी ट्रांजैक्शन पे भी बैंक जो है वो काफी पूछगछ करती है। तो यही सबसे हैरानकुन बात थी कि ये 5 सालों से ये तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो हो रही है और FIA जो है इससे बिल्कुल बेखबर है। कुछ जो सोर्सेस है वो उनका ये भी कहना है कि इसमें कुछ FIA के लोग जो है या कुछ CDA के लोग जो है वो भी मुलविस थे, क्योंकि इनके जो क्लिनिक्स है उसकी भी बातें आ रही है कि इनकी जो क्लिनिक्स है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये फिलहाल जो केसेस जो है वो मजीद उसमें देखे जाएंगे, जो तहकीकात होगी तो इनमें जरूर कोई ना कोई इनके साथ मुलविस हो सकता है जो कि इनकी जो है वो हेल्प कर रहा था या कर रहे थे, इसलिए इनको इतने सालों अच्छा, सजा इसमें कितनी सीरियस सजा हो सकती है इफ प्रूवन गिल्टी? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग पहले भी हमने देखा था, पहले भी एक केस आया था अयान अली का, उस पर हमने देखा था कि उनको काफी जो है वो सजा मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इनकी जो सजा है वो अभी उसका तयन तो नहीं किया गया, क्योंकि इनके मुताबिक, इनके वकील के मुताबिक इनके पास तमाम शवाहिद जो है वो मौजूद है और इन्होंने जो पैसे भेजे हैं वो किसी और तरीके से नहीं, बल्कि इन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो इनके अपने ही कमाए हुए। थैंक यू सो मच महविश, बहुत शुक्रिया। सदाम, आपका बहुत शुक्रिया। और अब देख किस तरफ जाता है, जो हेयरिंग्स होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका एंड रिजल्ट क्या बनता है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो पावर शटडाउन इन क्यूबा एंड थाईलैंड हो रहा है, फ्यूल रिस्ट्रिक्शन, सारे ये जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। PSL वो कैसा जा रहा है, कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है और क्यों नहीं कर रही, उस पर भी बात करेंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग।
back to Rise and Shine on 365 News. Good morning everyone. बात करते हैं क्रिकेट की और पाकिस्तान सुपर लीग PSL के मैचेस चल रहे हैं, मैचेस चलें और साथ में कंट्रोवर्सीज ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो अभी ताज़ा क्या मसले मसाइल इन पे हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो कि बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, राइटर, ऑथर, क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट जर्नलिज्म के लेजेंड हैं। दुनिया भर के मैचेस और क्रिकेट को इन्होंने कवर किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माजिद भाई? जी वालेकुम अस्सलाम नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पहले ही मैं मतलब शुरू में ही माजरत कर लूँ, ज़ुहैब है नहीं तो मेरा हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहीं भी। वैसे आपकी मौजूदगी में आप वन मैन आर्मी है। बस वो स्पोर्ट्स का ना वो माजिद भाई बात आ जाती है तो इसलिए जरा उधर थोड़ा मैं कोई फोटे है नहीं, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की मुझे खबर रहती है वो है कि जो खबरें और कंट्रोवर्सीज चल रही हैं PSL में, ये क्या हो रहा है। स्टार्टिंग विद नसीम शाह का जो आया स्टेटस ट्वीट, वो क्या है जो उन्होंने मरीम नवाज के बारे में बोला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हैक हो गया था कुछ मिनटों के लिए, फिर वापस भी अकाउंट रिकवर हो गया मिनट्स में। ये क्या चल रहा है? सबसे पहले तो नादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, PSL पाकिस्तान क्रिकेट का वो ब्रांड है जिसने पिछले 10 साल में शायकीन को तो खुशियां दी, लेकिन हमने बहुत बड़ा दुनिया में नाम कमाया, बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रोड्यूस किए। लेकिन अब 11वें साल में स्टार्ट में इस तरह के कंट्रोवर्सी से PSL का जुड़ जाना, मेरा ख्याल में इस टूर्नामेंट के लिए हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ऐन उस वक्त जब PSL शुरू हुई, हमारे पड़ोस में भी लीग शुरू हुई। जाहिर है उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर्स की खिदमत ली हुई है। हमारे पास भी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स, आप चूंकि खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, देखें आप ठीक है अपना सोशल मीडिया अकाउंट किसी के जरिए ऑपरेट करते हैं, लेकिन या तो वो कॉन्फिडेंस का आदमी हो, वरना नसीम शाह जितने बड़े प्लेयर हैं, मेरे ख्याल में उसके सोशल मीडिया अकाउंट से चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में जो ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट थी, इस तरह के नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करना, ये वो PTI के कारकुन तो कर सकते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेयर और करंट टीम का अगर फास्ट बॉलर ये कर ले, तो इसका मतलब है फिर PCB ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। तो मेरे ख्याल में नसीम शाह चले, गलती हो गई। तो देखें, जब PCB ने क्या किया है माजिद भाई, मुझे नहीं पता, जरा बताइएगा PCB ने क्या एक्शन लिया इसके खिलाफ? देखें, PCB ने, चूंकि नसीम शाह PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, तो उनको शोकॉज इशू किया है और उनसे वजाहत तलब की है कि आपने ये हरकत क्यों की। जाहिर है मुझे पता है, मैं आपके देखने वालों की इत्तला के लिए, कि इंग्लैंड में एक साहब नसीम शाह के हैं जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करते हैं। तो नादानस्तगी में हो सकता है ये ट्वीट हुई हो, उनकी ये मोटिव ना हो, लेकिन बहरहाल बदनामी तो हुई। अच्छा, जब गलती हो जाए ना, तो फिर आप हाथ खड़े कर दें और कह दें जी हमसे गलती होगी, हम माफी मांगते हैं, बजाय ये कि ये भोंडी सी उसमें तोजी पेश करना कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, और 15 मिनट में दुनिया का कौन सा अकाउंट है जो रिकवर हो जाता है फौरन। यही तो हैरानी की बात है। अब तो सबको इतने इंटरनेट सेवी हो गए हैं, उनको पता ही है। तो मेरे ख्याल में अब नसीम शाह के साथ ये हरकत होगी, अल्लाह करे वो इस क्राइसिस से निकले। और लेकिन पाकिस्तान के दूसरे बड़े प्लेयर्स, जिनके बहुत सारों के मुझे पता है कि अकाउंट जो हैं उनके मुख्तलिफ लोग जो हैं वो चलाते हैं, तो वो कम से कम उनसे अगर किसी मौजू पर कोई ट्वीट या कोई और चीज पोस्ट करना चाहते हैं तो मंगवा लें, एक बार पढ़ लें, खुद बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने अकाउंट के जिम्मेदार हैं, जो भी आप हैं, जिस शोबे से भी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंट और उससे क्या जा रहा है। अच्छा, ये माजिद भाई थोड़ा सा ये बताइए अबाउट द बॉल टेम्परिंग केस, ये एक अलग मसला कल के मैच में, ये क्या केस है? देखें, ये एक और कंट्रोवर्सी जुड़ गई। अब ये कल रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज इशू किया। जाहिर है लाहौर कलंदर्स की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, 3 बार PSL जीती हुई है, तो वहां पर अंपायर जो थे फैसल आफरीदी,
और एक बांग्लादेशी अंपायर थे, उन्होंने हुआ ये वाकया कि ड्यूरिंग मैच वो जाहिर है बहुत मैच करीब जा रहा था और कराची किंग्स की टीम फंसी हुई थी मैच में, तो अंपायर्स ने देखा कि गेंद की शेप चेंज हो गई है, तो अंपायर्स ने 5 रन अलॉट कर दिए कराची किंग्स को। तो मैचेस में अगर पेनल्टी के तौर पर किसी टीम को 5 रन किसी टीम से लेकर दूसरी टीम को अवॉर्ड कर दिए जाए, तो इसका मतलब है कि उसने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है। और रात तकरीबन 1:30 बजे, जिस तरह मैंने आपको बताया, पीसीबी का जो मीडिया रिलीज आया, उन्होंने कहा कि मैच रेफरी रोशन महानामा, उनका ताल्लुक श्रीलंका से है, उन्होंने फखर जमान को चार्ज किया है कि आपने बॉल टेम्परिंग की है। फखर जमान जो है वो इनकारी है कि जी मैंने ये हरकत नहीं की, लेकिन अंपायरों ने चूंकि रिपोर्ट की थी और श्रीलंका के जो मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, वो आईसीसी के इलीट पैनल के मैच रेफरी हैं। शुक्र है कोई पाकिस्तानी मैच रेफरी नहीं था, वरना शायद ये मसला वो हैंडल नहीं कर सकते। तो अभी वो समाअत जो है वो पेंडिंग है। अगर जो उन पर इल्जामात हैं फखर जमान पर, वो इल्जाम साबित हो गया, तो उन पर कम से कम 1 मैच की पाबंदी लगेगी, 1 से ज्यादा मैचों की भी लग सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा खासा टूर्नामेंट चल रहा था। पहले नसीम शाह का वाकया हो गया, फिर ये पिचेस में अच्छे खासे बड़े मैचेस हो रहे थे जिसमें 214 रन भी चेज हो गए। कल आप देखें, कल लो स्कोरिंग मैचेस हुए। कल शायद आखिरी ओवर का भी बताइएगा कि जिसमें हारिस को बॉलिंग का कहा गया कैप्टन की तरफ से, देखिए हारिस को क्यों नहीं दिया? हारिस चूंकि तजर्बाकार बॉलर हैं और दुनिया में पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस खेले, उन्होंने जितवाए भी। आपको ठीक लग रहा है डिसीजन ये माजिद भाई? ठीक था। देखिए हारिस का यही मसला था जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर है, कि वो आखिरी मैचेस, आखिरी इनिंग्स के लम्हात में उनसे फिर वो सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती और उनकी बॉलिंग पर वो स्कोर हो जाता है। तो अगर उबैद शाह बच्चा था, शायद उन्होंने प्रेशर उसको देने की कोशिश नहीं की, लेकिन हारिस को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर आपको भी अपनी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। इस क्रंच मोमेंट में अगर इस तरह की आप बॉलिंग करेंगे तो ये मेरे ख्याल में कोई अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल नहीं, और एंड में तो उन्हीं को ही चूज करना चाहिए जो प्रेशर गेम का ले सकें और नर्व्स ऑफ स्टील हों, बड़ा जरूरी है। बस मैं तो शुरू से यही एक बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं माजिद भाई, ये क्या सिलसिला है जो शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा साहब जो अपने गेस्ट ले आए और अलाउड स्ट्रिक्टली इस दफ़ा नहीं था कि भाई आप अपने अकोमोडेशन पे या कहीं जो है अपनी तरफ से अपने गेस्ट जो नॉर्मली शायद अलाउ करते भी हों, तो पीसीबी क्या एक्शन ले रहा है इस पे कि जो अलाउड नहीं था फिर भी उन्होंने अपने मेहमान बुलाए, और ये क्या मामला है? अच्छा देखें, मैंने जो लेटर पढ़ा है जी, वो डीआईजी लाहौर है मोहम्मद फैसल, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके सीईओ सलमान नसीर को वो लेटर लिखा है। उसमें वो कहते हैं, अब देखें इस वक्त आप चूंकि ये सियासी शो भी करती हैं जी, तो इस वक्त हमारे खिते की जो सूरत हाल है, हमारे एक तो ईरान के बॉर्डर पे टेंशन है, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला काफी टेंस हैं, तो लाहौर के 5 स्टार होटल में जहां पीएसएल की 8 टीमें, अंपायर्स, और इसमें देखें तकरीबन 100 से ज्यादा फॉरेनर्स भी ठहरे हुए हैं जो पाकिस्तान लीग की मुख्तलिफ टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मकामी पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ एक सिक्योरिटी बबल बनाया हुआ है। उस बबल के मुताबिक कोई आउटसाइडर जो है वो उसमें एंटर नहीं हो सकता। तो परसों ये वाकया रात को पेश आया, तकरीबन 10:30 बजे लाहौर कलंदर्स के जो लाइजन ऑफिसर थे उन्होंने पीसीबी के जो सिक्योरिटी और एंटी करप्शन यूनिट के जो अफसर थे उनसे कहा कि सिकंदर रजा के कमरे में 4 मेहमान आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा कि नहीं, हमें सख्ती से मना है। उसमें इन्वॉल्व हुए एसएसपी सिविल लाइंस लाहौर, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने मेहमानों को, अच्छा अगर मेहमान आ गए सिकंदर रजा के तो आप होटल के किसी रेस्टोरेंट में जाके मिल लें, या आपके टीमों के डिफरेंट कमरे होते हैं जिसमें आप लोग मीटिंग्स करते हैं,
उन कमरों में जाके मिलने, मेहमानों को अपने कमरे में ले जाना। तो उसी लेटर के अंदर लिखा है कि बाद में शाहीन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं वो आए और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उन 4 मेहमानों को तकरीबन 11:05 पे वो सिकंदर रजा के कमरे में लेकर गए। अच्छा, ले गए। और जी, और तकरीबन 1:30 बजे रात को फिर वो मेहमान वहां से गए हैं। वो चारों, अब सिकंदर रजा का कहना है कि जी मेरा ताल्लुक क्योंकि सियालकोट से है, मैं यहाँ PSL के लिए आता हूँ। अच्छा। रहता तो मैं जिम्बाब्वे में हूँ, तो मेरे जो अजीज रिश्तेदार दोस्त हैं वो मुझे बैट देने आए थे, तो कमरे तक आए, कमरे तक आए और उन्होंने जाहिर तो कितनी बुरी बात है माजिद भाई, ये जो फॉरेनर्स आए हुए हैं कहेंगे कि जी होस्ट टीम के प्लेयर्स हैं वो जो हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्या इमरजेंसी थी कि रिश्तेदारों को आना ही था, जाना ही था कमरे में? कितनी गलत बात है। और कैप्टन का सपोर्ट करना इस चीज को। देखें, मेरा तो पॉइंट यह है कि क्या टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो डेफिनेटली पुलिस के जो DIG पुलिस अगर लेटर लिख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो इसका मतलब है कि जो बबल बनाया गया तो उस बबल के बारे में PCB भी ऑन बोर्ड होगा और PCB ने टीमों को बताया होगा। तो बताया। अच्छा, एक्शन क्या ले रही है PCB? एक्शन क्या लेगी अब इसके खिलाफ? देखिए, पुलिस का जो लेटर है उसमें तो लिखा है कि भाई देखें, सिक्योरिटी की सीरियस ब्रीच हुई है। इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता अब हमारे इस वक्त बॉर्डर के जो सिक्योरिटी सूरत हाल है मुल्क की, कोई अगर सानिया हो गया पाकिस्तान सुपर लीग से, आपको पता है कि हमारी दुश्मनियां अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, भारत हमारे खिलाफ है, दूसरी बलूचिस्तान में बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही हैं। तो हमें चाहिए कि एज ए पाकिस्तानी हम लोग एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बिल्कुल। एंड एज अ होस्ट टीम, देखिए ना माजिद भाई, एज अ होस्ट टीम तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपने जो है ज्यादा जिम्मेदार होने का आपने सबूत देना है। यू हैव टू बी द परफेक्ट होस्ट। बाहर तो बहुत सारी लेवरेज ले ही जाते थे ये प्लेयर्स, लेकिन अपने मुल्क में ऐसे करेंगे क्या? एग्जाम्पल आप नहीं ऐसी सेट करें ना, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। ये वाकया चूंकि रिपोर्ट हो गया, फिर मीडिया में आ गया, उसके बाद लाहौर कलंदर्स कुछ घंटे बाद एक और कंट्रोवर्सी में जुड़ गई। तो मेरे ख्याल में आतिफ राना और समीर राना जो उनके ओनर्स भी हैं टीम के साथ, उनका बड़ा पुराना ताल्लुक है और क्रिकेट को बहुत उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट किया। तो उनको चाहिए तो अपने प्लेयरों को समझाएं, बल्कि PCB को चाहिए कि अब चूंकि टूर्नामेंट का आज ब्रेक है, 4 दिन टूर्नामेंट को हो गए, 4 दिन के अंदर 6 मैचेस हुए, तो अब टीमों के साथ एक दोबारा मीटिंग करें कि भाई देखें अभी 39 दिन का टूर्नामेंट है, अभी 35 दिन इस टूर्नामेंट के बाद और शुरू में ही इतने कारनामे हो चुके हैं। अच्छा, ये कराची किंग्स के जो हसन अली हैं, इनके बारे में भी जरा बताएं। इनको फाइन हुआ, जुर्माना हुआ, ये किस लिए? अच्छा, हसन अली ने कल जब एक बैट्समैन को आउट किया, शायद 18वें या 19वें ओवर में, उन्होंने भी जज्बात में आके जो अपना रद्द-ए-अमल दिखाया तो वो नामुनासिब था, जिसकी वजह से मैच रेफरी ने जो मैच फीस मिलती है प्लेयर्स को उसका 10% हसन अली पे जुर्माना लगाया। तो प्लेयर्स को भी चाहिए कि देखें कोई इंडिया के साथ मैचेस नहीं हो रहे, टीमें आपस में खेल रही हैं, अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करें। लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट, अब ये तो हमने टीमों की बात कर ली, मैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ भी आऊंगा कि क्रिकेट बोर्ड ने 4 मैचेस एक ही पिच पर कजाफी स्टेडियम में करा दिए। तो मेरे ख्याल में पिचेस की क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। फिर एक और इशू जो चल रहा है, अब अभी तक क्राउड अलाउ नहीं है। आपको पता है जो फ्यूल की मुल्क में सुना अप्रैल से सुना वैसे अलाउड हो जाएगा, क्राउड जा सकेंगे स्टेडियम और फिर ये मैचेस पूरे पाकिस्तान में जो है फिर दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे डिफरेंट सिटीज में। देखिए, मेरा तो PCB से यही है कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो पैट्रन इन चीफ है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये हुक्म दिया था तो पहले होमवर्क आप कर लेते। अब जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फैसले पे नजरसानी करना चाहिए। हम सुन रहे हैं कि भाई लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, शादियों में 200 से ज्यादा आप मेहमान नहीं इनवाइट कर सकते, तो फिर आप 20-30 हजार लोग क्यों इनवाइट कर रहे हैं? लेकिन जो फ्रेंचाइज के लोग आ रहे हैं ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्टर्स को भी कह देना चाहिए था कि भाई टेलीविजन पर इन लोगों के आप शॉट्स ना दिखाएं, ताकि जो घर बैठा हुआ आदमी जो उसका दिल ना जले कि भाई मैं तो 500 रुपए
ये 1000 रुपए दे के मैच देखना चाहता था, लेकिन ये फ्री वाले जो हैं ये तो टीवी पे नजर आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। फिर एक और नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। सुबह का टाइम में हम कोई पीएसएल के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे। एक और वाकया पेश आ गया कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और वहाब रियाज, ये दोनों कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जुड़े हुए थे। सरफराज अहमद उनके डायरेक्टर थे और वहाब रियाज उनके बॉलिंग कोच थे। पहले दिन के बाद, पहले मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एनओसी वापस ले ली, क्योंकि वो दोनों पीसीबी के मुलाजिम थे, और उनको कहा कि नहीं, हम आपको एनओसी नहीं दे सकते। सुनने में आया कि जो नसीम शाह का वाकया हुआ वो इसका सबब बना। तो मेरा पीसीबी से ये सवाल है कि भाई खुदा का वास्ता है, आप लोग कोई भी फैसला करते हैं पहले उसके असरात देखे, पहले एनओसी जारी ना करें, पहले सोच समझ लें। एक मैच के बाद एनओसी वापस लेना और उस प्लेयर से कहना कि अब आप उस टीम के साथ काम नहीं कर सकते, ये भी एक मजाक है जो हमारी क्रिकेट के लिए अच्छी चीजें नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इन लोगों के साथ बैठे जो इसके करता धरता है, सलमान नसीर और दूसरे जो लोग हैं, कि भाई पीसीबी की ये बहुत बड़ी लीग है और पाकिस्तान क्रिकेट का फख्र है। तो लिहाजा पीएसएल के साथ हमें कम से कम कंट्रोवर्सीज को, बल्कि कंट्रोवर्सीज होनी नहीं चाहिए और हाईलाइट ना करें, फिर वैसे भी ना करें। और फिर पड़ोस, बिल्कुल, और पड़ोस में इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है। अगर हमारी लीग के साथ गलत चीजें जुड़ेंगी, बॉल टेम्परिंग होगी, सिक्योरिटी ब्रीचेस होंगी, एनओसी वापस होंगे, तो ये दुनिया में नेगेटिव चीजें हाईलाइट हो रही है हमारी लीग के हवाले। और इस टाइम जब पाकिस्तान की इतनी माशाल्लाह तारीफ हो रही है, इतनी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की, उसमें हाय माजिद भाई, मैं तो कहती हूँ शोबिस की दुनिया वैसी बदनाम है। शोबिस में क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई ना स्कैंडल कंट्रोवर्सी जो कि क्रिकेट की दुनिया में नजर आ रहे हैं, कमाल है। वैसे बदनाम होकर रहेगी क्रिकेट इंटरनेशनली। मैं कहती हूँ इतना सफर किया है, 2025, 26 नाउ क्रिकेट मैं आपको बदनाम होगी। मुझे एक ब्रायन मर्गट रॉयड हमारे दोस्त हैं, आईसीसी के साथ होते थे, अब दुबई में वो भी किसी लीग के साथ काम करते हैं, बड़े सहाफी हैं और मुख्तलिफ टीमों के साथ मीडिया मैनेजर रहे हैं। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, उन्होंने कहा यार मैं अगर आपके मुल्क में होता तो मैं तो बिलियनर होता। आपके मुल्क में क्रिकेट में हर रोज नई कंट्रोवर्सी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरा सेटबैक ये है कि मैं उर्दू का जर्नलिस्ट हूँ। अगर मैं कहीं अंग्रेजी का जर्नलिस्ट होता, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमने बहुत पैसा कमा लिया इस शोबे से। तो मेरे ख्याल में वाकई हमारी क्रिकेट में इतने ज्यादा तनाज़ात हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नहीं, बट आई थिंक फॉर द लव ऑफ क्रिकेट जो हमारे एनालिस्ट हैं बहुत केयरफुली बात करते हैं, बहुत एहतियात के साथ। इसलिए ये भी हमारा भी ब्रेड एंड बटर, आई सी दैट। जी बिल्कुल। तो इसमें ये भी हमारी अच्छाई है लोगों की, हमारे एक्सपर्ट्स की, कि इतने कंट्रोवर्सी के बावजूद जो है बहुत सारी बातों पे हल्का हाथ रखते हैं या ये कि पर्दा ही डाल देते हैं। थैंक यू सो मच माजिद भाई, यू आर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, मुझे भी समझ आती है, वो जिनको इतना क्रिकेट के बारे में पता नहीं। लेकिन दिस मस्ट स्टॉप यार, ये क्या हो रहा है? इतनी कंट्रोवर्सीज, इतना कुछ, इतने स्कैंडल्स। अभी तो पीएसएल का आगाज हुआ है भाई। लीग में जो भी टीम हो जीतेगी तो पाकिस्तान ही ना, पाकिस्तान की टीम ही जीतेगी। पाकिस्तान ने जीतना है तो एहतियात करें, ख्याल करें। बच्चे नहीं हैं आप कप्तान साहब, स्टॉप गिविंग फजूल फेवर्स टू योर टीम मेंबर्स। आप कैप्टन किस लिए हैं? शाहीन अफरीदी प्लीज जरा थोड़ा सा ख्याल करें, ये होना नहीं चाहिए। सारे कैप्टन एंड टीम्स को जरा ख्याल करें, क्योंकि आपके मुल्क की इमेज की बात आती है जब पीएसएल की बात आती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। और अब इट्स मूवी टाइम। थोड़ा सा फिल्मों के बारे में बात करें, और ये खुशी हमें बड़े अरसे बाद ही मिलती है। ज़रूर जिक्र करेंगे, ईद पे जो है फिल्मों को अनाउंस किया जाता है कि ईद पे रिलीज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ईदी भी आ जाती है, छुट्टियां भी होती हैं, तो सारी फैमिलीज़ मिल के जो हैं एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमाज़ का रुख करते हैं। सिनेमाज़ अब हमारे यहाँ काफ़ी कम होते जा रहे हैं, 150 से हो गए 100। और फिल्मों का आना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये सिनेमाज़ और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी रोज़ी जुड़ी हुई है, लगी हुई है, वो चलती रहे। तो फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू सर्वाइव। और अच्छी फिल्में होंगी तो लोग आएंगे, टिकट खरीदेंगे, पॉपकॉर्न लेंगे,
फैमिली को लाएंगे, बार बार आएंगे। फिल्में बस अच्छी और इस दफ़ा ईद पे एक नहीं, दो नहीं, 3 फिल्म्स रिलीज़ हुई। डेलीगेट, आग लगी बस्ती में एंड बुल्ला। ओके, तीनों थोड़ी सी डिफरेंट थी। अगर बुल्ला की बात की जाए तो एक्शन थ्रिलर पंजाबी एक्शन फिल्म, जो बड़े अरसे से लोग जो थे इंतज़ार कर रहे थे। बहुत बड़ी ऑडियंस है ख़ासतौर पे पंजाब में, जो पंजाबी एक्शन रोमांटिक फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। ये हीरो, वो उसकी एंट्री, म्यूज़िक सब, और उसमें शान जो है मास्टर है। तो शान के लिए पब्लिक गई, बड़े शौक से गई, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी। तो इस पे बात करेंगे। देन आग लगी बस्ती में, फ़हद मुस्तफ़ा एंड मायरा खान, डार्लिंग ऑफ द नेशन, और उनकी फ़हद की अपनी प्रोडक्शन। फिल्म कैसी है? कॉमेडी है और क्राइम है। क्या बात है, क्राइम भी और साथ में कॉमेडी भी। ताबिश ने भी इसमें जो है अपना डेब्यू किया और हमारी प्यारी सी शहजादी भी हैं इस फिल्म में। तो ये फिल्म कैसी रही, इसका बिजनेस कैसा था, और डेलीगेट का भी मैं जिक्र करूँगी क्योंकि उसका जब प्रोमो, टीज़र, ट्रेलर आया, अच्छा जावेद शेख तो हर फिल्म में, पाकिस्तानी फिल्म आई जावेद शेख ने होना है, ये बात सेट है। तो डेलीगेट में हमने शमून को देखा, यासिर खान, रोमा माइकल, शफकत चीमा। ये फिल्म भी किस टाइप की थी? रोमांटिक एक्शन फिल्म, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क। बहुत अच्छे इसके विजुअल्स थे जो हमने ट्रेलर में देखे, लेकिन ये फिल्म थोड़ा बहुत जल्दी गायब हो गई सिनेमा से, कुछ सिनेमा से। तो अभी भी है या बिल्कुल गायब हो गई है? एक्सपर्ट से पूछते हैं जिन्होंने तीनों फिल्में देखी, क्रिटिक हैं, माहिर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि फिल्म्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिव्यू देते हैं। शो पे आते हैं उमैर अलवी, जर्नलिस्ट हैं, डॉन के साथ ख़ास तौर पे जो हैं एसोसिएटेड हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हैं या नहीं? अच्छा ओके, उमैर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी उमैर, ज़रा बताइए, ईद तो बड़ी हैपनिंग रही इस दफ़ा, तीन फिल्में आपने तीनों देखी हैं? देखिए डेलीगेट की टेक्निकली लेकिन प्रॉब्लम कि अगर 10 लोग से कम होते हैं तो सिनेमा का शो कैंसिल कर देते हैं। तो डेलीगेट भी उसके साथ प्रॉब्लम रहा। कुछ सिनेमाज में जो लगी है तो वहाँ पे पता नहीं कि उनकी जो फाइनल डीसीपी आई थी वो उसमें कोई फॉल्ट था, तो उस वजह से वो सॉरी दोबारा बताइएगा, तो आवाज़ क्लियर नहीं। फाइनल क्या आई? डीसीपी, उनका जो फाइनल डीसीपी आती है, जो प्रिंट आता है, जो फिल्म आती है, जो चलती है, उसमें कोई फॉल्ट था, तो उस वजह से जो है उन्होंने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। अब वो ईद के एक हफ्ते के बाद कुछ सिनेमाज में रिलीज है, लेकिन ये एक हफ्ता जो था फहद मुस्तफा की फिल्म ने इतना काबू किया हुआ था कि अब कोई भी फिल्म आएगी अगले 15 दिन तक तो उसको कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, ये किस फिल्म की वजह से, आप थोड़ा सा दोबारा बताइएगा? लेकिन आग लगे बस्ती में जो है, आग लगी बस्ती में, और उसका टिकट मिलना उस तरह से जैसे लास्ट ईद उल अज़हा मक और लव गुरु के साथ। सही। तो डू यू थिंक कि आग लगे बस्ती में जो है इसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है लव गुरु से? देखिए अभी लव गुरु की जगह तक पहुंचने में बहुत टाइम है। लव गुरु ईद उल अज़हा पे आई थी। ईद उल अज़हा में एक प्लस पॉइंट ये साथ पड़ा होता है ना दिसंबर तक। ईद उल फितर में होता है ये करीब 2 महीना 10 दिन होते हैं, जो ईद उल अज़हा ऑलरेडी फिल्में आ रही हैं। तो अभी तो फिलहाल नहीं पता कि उसका क्या वो है, लेकिन हाँ हाउसफुल जा रही है, बहुत सारे शोज जो सही बात है। ये तो हमने भी सुना है, देख रहे हैं कि जी फ्रेंड्स कह रहे हैं टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, और ये ईद से हाल चल रहा है। और अब आप देखें एक हफ्ता हो गया ईद को और टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, हाउसफुल जा रहे हैं, शोज जो हैं सारे पैक्ड जा रहे हैं, विच इज वंडरफुल फॉर आवर इंडस्ट्री। और वजह क्या है, आपको क्या लगता है ये फिल्म इतनी पसंद क्यों की जा रही है? वजह मैंने तो ये भी देखा है कि हॉलीवुड की फिल्म लगी हुई है प्रोजेक्ट हेल मैरी, उसका शो कैंसिल करके लगे बस में लगाया गया है। ठीक है, तो हमने तो ये देखा है जाके, क्योंकि मैं खुद सिनेमा में खड़ा हुआ था। तो वजह उसकी ये, देखिए सबसे बड़ी बात जो हमारे ऑडियंस चाहती है सिंपल फिल्म। ठीक है, उन्होंने सिंपल फिल्म बना के दी है जिसमें आपको हंसा भी रहे हैं, आपको सोचने पे मजबूर भी कर रहे हैं, और सबसे जो है ये है कि आपको जो है आपके पैसे की वर्थ मिल रही है, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। लोग जा रहे हैं इसीलिए बार, मैंने सेकंड डे देखी है और उस सेकंड डे मेरे साथ लोग ऐसे बैठे हुए थे दूसरी बार देख रहे हैं। अच्छा सही। अच्छा बुल्ला के बारे में बताएं। पंजाबी एक्शन फिल्म बड़े अरसे बाद, और शान की फिल्म, बड़ी अच्छी कास्ट है इसमें और बनी भी बहुत अच्छी है। इसका रिस्पांस कैसा रहा? जो है बस रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ये कि 1 वीक में कोई तकरीबन 18 करोड़ जो है इसने बिजनेस कर लिया है। देखिए बुल्ला मैंने भी जाके देखी है। मौला जट के बाद जो है इट्स नोवेयर,
ठीक है, उसकी स्टोरी कोई नहीं है, उसमें जो है बहुत सारे आपने विलेनियस कैरेक्टर्स डाल दिए हैं जो ख्याल जो है वो 100 मिनट की फिल्म में 50 मिनट के लिए था। और ट्रेलर बहुत अच्छा, इतना अच्छा ट्रेलर बना हुआ है, फिल्म उतनी अच्छी नहीं। अच्छा। इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं वो इतने क्रिंज हैं कि बात तो आपको खुद समझ जाएगा कि आप 2026 में बैठे हैं कि 1976 में बैठे हैं। लेकिन उमेर, पंजाब में तो बड़े चर्चे हैं इस फिल्म के, और देखिए, बहुत हाउसफुल वहाँ जा रहे हैं लोग, बड़ा पसंद कर रहे हैं कि पंजाबी फिल्म इतने अरसे बाद, और उनको तो बहुत अच्छी लग रही। उनको अच्छी लगी, अगर उनको अच्छी लग रही तो इसमें अफसोस की बात है, क्योंकि ये फिल्म जो है टेलीविजन पे आपको बैठ के डायलॉग बताऊंगा तो म्यूट, ठीक है। और जो हरकतें उसके अंदर दिखाई गई है वो 1976 की फिल्मों में होती थी, 2026 फिल्मों में नहीं हो सकती। अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया जो है वो आगे आ चुकी है, आप उनके सामने खड़े होकर डेरोगेटरी कमेंट नहीं दे सकते। इस फिल्म के अंदर तो ऐसे मजे में दे रहे हैं जैसे शायद वो किसी बबल में है राइटर, और उनको अचानक 50 साल बाद कहता है कि वो ये तो मैं भूल गया था, चलो मैं ये डायलॉग डाल देता हूँ। प्लस फिल्म जो है उसके बहुत सारे सीन ऐसे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत गौर से देख रहा था फिल्म। एक सीन है जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें भर ली। बेसिकली शान की एक फिल्म थी, आपको याद होगा, तेरे प्यार में, जी। उसमें एक लड़की आती है पाकिस्तान, और वो जियारत पे सिख लड़की, और उसको मोहब्बत हो जाती है हीरो से, एंड देन शी गोज बैक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दिखाया कि एक लड़की है जो मुस्लिम पंजाब से पानी में डूब के आ गई है, और उसमें गुंडे जो हैं वो घेरे हुए हैं, और अचानक शान साहब आके उनको मारते हैं। सवाल ये कि शान वहां जाती है जंगल में, ठीक। नंबर 2, किस दुनिया में रह रहे, तो 1977 में काला पत्थर एक फिल्म आई थी इंडियन, उसमें ये सीन हुआ था। अच्छा, आपको इसमें मुझे नाइमा भट्ट का काम बताइएगा। नाइमा भट्ट का, क्योंकि फर्स्ट फिल्म में उनकी ड्रामे में बड़ा कमाल काम किया, हर लुक इज आल्सो लुकिंग, हर लुक इज अमेजिंग। एंड सारा लॉरेन का भी बताएं, इनका काम कैसा था मूवी में? के बाद अगर कोई दूसरा पर्सन स्टैंड आउट कर रहा है तो नाइमा भट्ट, उन्होंने अपने लुक पे काम किया है, अपनी उन्होंने फिल्म पे काम किया है, और तो लग रहा है वो एक डॉन है, और एक डॉन अगर वो खातून डॉन हो तो कैसी है, जो इस तरह वो बात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के, और जब सीन आते थे तो उसमें कोई आपको ये होता कि नहीं होगी, आप सोचिए फिल्म के स्टार्ट में तो नहीं, मुझे तो लुक कितनी कमाल लगी, और ट्रेलर तो माइंड ब्लोइंग था बिल्कुल। आखिर अभी भी टाइम है, मूवी चल रही है, स्टिल इन द थिएटर्स, और देखते हैं आगे और कितना बेहतर बिजनेस करती है। अच्छा, अब जरा आग लगी बस्ती में बताएं, आपको कैसी लगी, इसके कोई खास सीन, ताबिश की परफॉर्मेंस, शहजादी की परफॉर्मेंस, और फहद और माहिरा की तो क्या ही बात है। मैं कहती हूँ इतने लोग सड़ते हैं इनसे और बड़ी एज शेमिंग करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर बिगेस्ट स्टार्स। और जब माहिरा की फिल्म आती है, फहद की मूवी आती है, तो लोग जाते हैं देखने, नो मैटर व्हाट। हमायूं की फिल्म आती है, लोग देखने जाते हैं शौक से। इससे बड़ा स्टार आप, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान आज मुस्तफा क्रिकेट मैच खेलने लोग जमा होते हैं, तो आपका इससे बड़ा कोई भी नहीं, और इस फिल्म ने ये बात प्रूव की है। जहाँ तक और फहद ने प्रोड्यूस किए, लो बजट है मगर स्मार्टली प्रोड्यूस किए, एक फिल्म बननी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे डायरेक्टर पे लगाया जिसको उनके ख्याल में पता था कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, विच इज अ गुड थिंग। आपको एक ऐसा डायरेक्टर मिल गया जो कम पैसों में और अच्छे एक्टर्स के साथ खुद लिख के को राइट के साथ और फिल्म बनाई है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जो लोग एज शेम करते उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, सच है। तो माहिरा खान जो है इस फिल्म में जो रोल प्ले तो एग्जैक्टली गया है, दिखाया गया कि लड़की है जो मेड है, और जो एक दफा डिवोर्स हो चुकी है, और कंपल्सिव जो है वो चोर। तो अब ये इतनी सारी चीजें, और सब आप 15 सेकंड के अंदर बता दें, मार्केट की एक्टी हुई है, और 15 सेकंड में बताते हैं कि वो चोर भी है, उनकी शादी भी वो खत्म हो चुकी है, वो जो घरों में काम करती है, स्मार्ट है ना ये मूव। और फर्स्ट हाफ में माहिरा से चले हैं, और फर्स्ट हाफ के एंड में अचानक एक साहब आते हैं, साबिक हाजी, और वो टेक ओवर कर लेते हैं। अरे वाह। और वो ऐसा टेक ओवर करती हैं कि आपको इंतजार ये कब आए। तो मजेदार है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस जोक्स हैं, और बिल्कुल उस किस्म के जोक्स हैं जो नामालूम अफराद में हम देख चुके हैं, ऑडियंस की जा रही है। फिर अब कई सीन्स तो ऐसे हैं जिसमें वो ऐसे हंस रही जैसे शायद इससे पहले कभी नहीं हुए।
अच्छा, आई थिंक कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा फिल्म्स बिजनेस करती हैं वो फैमिली फिल्म्स, कॉमेडी बड़ी चलती है, कॉमेडी रोमांटिक हो, कॉमेडी क्राइम हो, कॉमेडी थ्रिलर हो, कॉमेडी ज़रूर हो तो हमारे यहाँ चलती है फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखिए उन्होंने बहुत स्मार्टली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और थिएटर के एक्टर्स हैं उनको डाला है, ठीक है। तो एक क्विक सीन अच्छा है, इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सीन्स, एक दो सीन्स हैं मज़ेदार हैं। ये अब्दुल्ला तो में बहुत ज़्यादा के सीन्स, तो उनको देख के मज़ा भी आ रहा है वो, और साथ साथ जो है वो उसामा बिन अतीक हैं जो थिएटर के एक्टर हैं, फैसल अंसारी थिएटर करते हैं, इनके भी मज़ेदार सीन्स हैं। तो मुझे तो देख के फिल्म बहुत मज़ा क्या आया। बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू फॉर लवली एनालिसिस। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईरान यूएस इजराइल जंग के अब जो असरात हैं वो कैसे दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं दिखाई दे रहा है। असरात अब नज़र आने लगे हैं। तवानाई का बहरान, सबसे पहले तो आपके जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, शॉर्टेज होती जा रही हो। एक टेबल भी अब आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होगा कि कितने ममालिक हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से उनका फ्यूल सप्लाई ख़त्म हो रहा है, ऑयल नहीं जा रहा, तो उनके पास कितने दिनों का सप्लाई है? किसी के पास 3 महीने, किसी के पास 2 महीने, 1 महीना, और ये 1 महीने का जो सप्लाई है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। कुछ ममालिक के पास दिनों का सिर्फ बैकअप सप्लाई था, वो ख़त्म हो रहा है। और सबसे पहले अफेक्ट हुआ क्यूबा एंड थाईलैंड, जहाँ देखें तारीकी हो रही है। ग्रिड स्टेशंस जो हैं शट डाउन हो रहे हैं, 3 दफ़ा तो इस महीने में हो चुके हैं क्यूबा में। अब अंधेरा, और कब? जब इतनी गर्मी आ रही है, गर्मी है और वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने शायद कभी लोड शेडिंग वगैरह भी जो है फेस नहीं की हो। अब वहाँ क्या है, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी या जब होगा ही नहीं इन मुल्कों के पास ऑयल, तो क्या होगा, किस तरह से आपकी जो नॉर्मल लाइफ है इफेक्ट होगी। ज़रा सोचें थोड़ी देर। कहने को लगता है कि जी फ्यूल से क्या होगा, सुने ज़रा। बिजली कैसे बनेगी, गर्मियों में घरों को ठंडा कैसे रखेंगे, हवा कैसे आएगी, वाटर सप्लाई, वाटर पंप्स वगैरह, वाटर मशीनरी नहीं चलेगी तो घरों में पानी कैसे आएगा, पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी कैसे आएगा? नहीं आएगा। नो इंटरनेट, बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो ये जो आम जिंदगी में हम सामान का इस्तेमाल करते हैं इसका क्या होगा, कैसे चलेगा? फूड सप्लाई जो है वो भी अफेक्ट होगा। ज़ाहिरी बात है, जहाँ आपके जो फूड आपका ग्रो कर रहा है उसका मंडियों तक आना, मंडियों से घरों तक आना, उसमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तेल नहीं है तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, पर्सनल आपकी गाड़ी, रिक्शे, बाइक, कुछ नहीं चलेगा। साइकिल पे भी जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? ये पूरे मुल्कों की बात हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे? तो दुनिया में ये जो मालिक हैं, आप सोचें कि इनकी ज़िंदगी रुक सी गई है। ये मिलियंस ऑफ लोग की ज़िंदगी की बात है, क्या होगा? तो सोचा तो इन्होंने यही था कि भाई जंग जो है कुछ दिन चलेगी और चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं हो रहा ऐसा। तो क्यूबा इज़ सफरिंग, थाईलैंड इज़ सफरिंग, और इसके बाद और भी बहुत ममालिक हैं जो अब सफ़र करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेशराइज पूरी दुनिया में प्रेशर पड़ना चाहिए यूएस पे, इजराइल पे, एंड वी विल ऑल सपोर्ट ईरान एंड वी विल ऑल फाइट टिल द एंड। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, प्लीज़ दुआ कीजिएगा, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।